नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कथित तौर पर हमले की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कुछ लोग सड़कों पर हाथों में बीजेपी का झंडा लिए खड़े नजर आ रहे हैं और जैसे ही राहुल गांधी उन लोगों के पास पहुंचे तभी वहां खड़े लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इसके बाद बस ड्राइवर वहां धीरे धीरे ड्राइव करने लगा, जिसके बाद सांसद राहुल गांधी ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और जैसे ही बस रुकी तो राहुल गांधी बस से निकलकर उस भीड़ में घुसने लगे, लेकिन तभी सुरक्षा कर्मी और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें वापस बस के अंदर ले गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के नागांव पहुंचकर यात्रा के दौरान बस रोके जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और असम के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20 से 25 बीजेपी कार्यकर्ता डंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए और जब मैं बस से बाहर आया तो वे भाग गए। उन्हें लगता है कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस से डर गई है, लेकिन वे सपना देख रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे जितने चाहें उतने पोस्टर फाड़ें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी से नहीं डरते, हम ना तो पीएम मोदी से डरते हैं और ना ही यहाँ के मुख्यमंत्री से डरते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एक बार फिर हमले की खबर सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि न्याय यात्रा के दौरान उनकी कार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। हमले की जानकारी देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि अभी कुछ मिनट पहले जुमुगरीहट सोनितपुर में मेरे वाहन पर बीजेपी की हुड़दंगी भीड़ ने हमला किया। उसने विंडशील्ड पर लगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्टिकर को फाड़ दिया। उन्होंने पानी फेंका और यात्रा के विरोध में नारे लगाए, लेकिन हम शांत बने रहे और उपद्रवियों से बचकर वहां से तेजी से निकले। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ये बिना शक असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की कारगुजारी है, लेकिन हम इससे डरे नहीं और आगे बढ़ते रहेंगे। बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस ने यात्रा पर हमले का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज कराई थी। कांग्रेस की यात्रा पर हुए हमले को लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। ये लोग जयराम रमेश की गाड़ी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस के सिपाही हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। हमारे लोग जेल में गए, हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो बीजेपी से क्या डरेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की थी तब कोई पथराव नहीं हुआ। उस दौरान लाखों लोग जुलूस में शामिल हुए थे, लेकिन असम में हमला क्यों हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ हमला इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पीएम मोदी का चेला है, वह अल्पसंख्यकों को डराते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सही कहा कि असम के सीएम देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और वह अगर आज सच्चे और साफ बन रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ मोदी और अमित शाह की वॉशिंग मशीन का कमाल है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक इवेंट बनाने को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने असम के नागांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक शख्स ने पूरे भगवान राम पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी राम मंदिर में हैं और रामदेव बाहर हैं, सारे महत्वपूर्ण लोग बाहर हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि वे अकेले ही सब काम कर लें। अगर आप अकेले ही सब कुछ करते हो तो दूसरों से वोट क्यों मांगते हो। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को कई विपक्षी दलों ने ठुकरा दिया है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। ऐसे में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज रविवार को अपनी ही पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस द्वारा निमंत्रण को अस्वीकार करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते को ठुकराने का मतलब भारत की सभ्यता और संस्कृति का अपमान करना है, भारत के गौरव और अस्तित्व को चुनौती देना है। आचार्य कृष्णम ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के निमंत्रण को ईसाई और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी स्वीकार किया है। राम भारत की आत्मा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मैं सभी विपक्षी दलों से आग्रह करना चाहता हूं कि भाजपा से लड़ें, लेकिन राम, सनातन और भारत से नहीं। अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में सुंदरकांड पाठ कराने का ऐलान किया है। वहीं अब इसे लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली भर में सुंदरकांड का पाठ आयोजित करने से बेहतर उन्हें इंडिया अलायंस को छोड़ देना चाहिए था, जहां सनातन एक बीमारी है जैसे बयान दिए गए थे। बता दें कि बीजेपी नेता डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के उस बयान का जिक्र कर रहे थे
जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी। डीएमके और आम आदमी पार्टी दोनों ही इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एहसास हो गया है कि उनका सनातन विरोधी चेहरा उजागर हो गया। बीजेपी नेता ने कहा कि अच्छी बात है कि वे सुंदरकांड का पाठ आयोजन कर रहे हैं, लेकिन मुझे चिंता है कि इस आयोजन के दौरान कोई घोटाला ना हो। उन्होंने कहा कि कौन जानता है कि पैसा कहां से आएगा और किसके पैसे का इस्तेमाल होगा। यूपी के लखीमपुर जिले में कल शनिवार को नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक हुई। बैठक के दौरान शहर से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव और ईओ संजय कुमार ने बताया कि बैठक में जो प्रमुख निर्णय लिए गए उनमें शहर के ईदगाह वार्ड का नाम बदलकर श्री राम जानकी वार्ड रखा गया है। इसके अलावा सदर चौराहे को श्री राम चौराहे के नाम से भी जाना जाएगा और साथ ही सौजन्य चौक को मां जानकी चौराहा और लोहिया चौराहे को भगवान परशुराम चौराहा के नाम से जाना जाएगा। अध्यक्ष ने आगे बताया कि यह सभी प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने राज्य में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को देखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि तमिलनाडु में श्री राम के 200 मंदिर हैं। एचआर और सीई प्रबंधन के तहत आने वाले मंदिरों में श्री राम के नाम पर पूजा, भजन, प्रसादम, अन्य दानम किए जाने की इजाजत नहीं है और पुलिस प्राइवेट प्रबंधन वाले मंदिरों में भी कार्यक्रम आयोजन करने से रोक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु पुलिस आयोजकों को धमकी दे रही है कि वे पंडाल नष्ट कर देंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं इस हिंदू विरोधी और नफरती कार्रवाई की कड़ी निंदा करती हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगाए गए आरोपों को तमिलनाडु सरकार ने खारिज कर दिया है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री पीके सेकर बाबू ने ट्वीट कर इस तरह की किसी भी रोक से इनकार किया है। स्टालिन सरकार में मंत्री सेकर बाबू ने एक्स पर लिखा कि मैं गलत खबर की पूरी तरह से निंदा करता हूं। यह ध्यान भटकाने की कोशिश है। यह दुखद है कि वित्त मंत्री जैसे पदों पर बैठे लोग इस तरह की अफवाहों को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ युवकों को कांग्रेस के झंडे उखाड़कर सड़क पर फेंकते हुए देखा जा सकता है। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस नेता ने लिखा कि असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से भाजपा बुरी तरह घबरा चुकी है। उन्होंने बताया कि ये तस्वीरें सोनितपुर जिले की है, जहां भाजपा के गुंडे कैमरे पर कांग्रेस के झंडे हटाते हुए कैद हुए। ऐसी तस्वीरें असम के कोने कोने से आ रही हैं। कांग्रेस नेता ने आगे पूछा कि आखिर ये बौखलाहट क्यों? इजराइल और हमास में बीते 3.5 महीनों से जारी युद्ध में अब तक 25,000 गजावासियों की मौत हो चुकी है और 62,681 लोग घायल हुए हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में गजा में 178 फिलिस्तीनी मारे गए और 293 घायल हुए हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि बीते 24 घंटों में गजा के अलग अलग इलाकों में 15 जगह हमले हुए, जिनमें 178 लोग मारे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन हमलों को नरसंहार और मारे गए लोगों को शहीद कहा है। बयान में आगे कहा गया है कि बहुत से लोग अभी भी मलबे के नीचे हैं और बचाव दल उन तक नहीं पहुंच पा रहे। बता दें कि गजा में खाद्य सामग्री, पीने के पानी और ईंधन की भारी किल्लत है और संसाधनों की कमी के चलते अस्पताल मरीजों की देखरेख नहीं कर पा रहे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कल 22 जनवरी को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी समारोह का उत्सव मनाने के लिए सोमवार को पूरे राज्य में छुट्टी देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार की ओर से रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव कर्मचारियों को मनाने देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम, स्कूल, यूनिवर्सिटी आदि में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। यही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम आदर्श है हम सबके, हिंदुस्तान की जनता के। राम संस्कृति है इस देश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा यह मानना है कि केंद्र सरकार ने तो आधे दिन की छुट्टी की है, हम तो कल के लिए पूरे दिन की छुट्टी की घोषणा करते हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल ने कल 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद करने का अपना फैसला वापस लिया है। बता दें कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कल 22 जनवरी को दिल्ली के सभी केंद्रीय अस्पतालों में भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस पर विपक्ष ने हैरानी जताते हुए इस फैसले की कड़ी आलोचना की, जिसके बाद एम्स द्वारा अपना फैसला वापस ले लिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन शोएब मलिक की पाकिस्तानी एक्ट्रेस
सना जावेद से तीसरी शादी पर अब उनकी दूसरी पत्नी सानिया मिर्जा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल लोग इस बात की अटकलें लगा रहे थे कि क्या शोएब मलिक और दूसरी पत्नी सानिया मिर्जा का तलाक हुआ है या नहीं। हालांकि इससे पहले सानिया मिर्जा के पिता मामले पर क्लैरिटी दे चुके हैं कि उनकी बेटी ने शोएब मलिक से खुला ले लिया था। बता दें कि इस्लाम में खुला का मतलब होता है महिला द्वारा अपनी इच्छा से पति को छोड़ना। वहीं अब सानिया मिर्जा और उनके परिवार ने भी मामले पर चुप्पी तोड़ी है। एक बयान में सानिया की टीम और उनके परिवार ने लिखा कि सानिया ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लोगों की नज़रों से दूर रखा है। हालांकि आज उनके लिए यह साझा करने की ज़रूरत पैदा हो गई है कि शोएब और उनका कुछ महीने पहले ही तलाक हो गया है। वह शोएब को उनकी आगे की नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देती हैं। बयान में आगे लिखा है कि सानिया के जीवन के इस संवेदनशील समय में हम सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे किसी भी अटकलबाजी में शामिल होने से बचें और उनकी निष्ठा की आवश्यकता का सम्मान करें। कल शनिवार रात अफगानिस्तान में एक भारतीय विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई थी, लेकिन आज रविवार को नागर विमानन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पड़ोसी देश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान भारत का नहीं था। दरअसल अफगानिस्तानी मीडिया की ओर से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि दुर्घटनाग्रस्त यात्री विमान ने दिल्ली से मॉस्को के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन इस बीच मंत्रालय ने आज रविवार को एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में हुई दुखद विमान दुर्घटना का संबंध भारत के किसी अनुसूचित विमान या गैर अनुसूचित चार्टर विमान से नहीं है। यह मोरक्को के पंजीकरण वाला छोटा विमान था। आगे लिखा गया है कि विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।